एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। सो फाइनली कल आपका MCQ 023 का एग्जाम है। हमने MCQ 022 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। वो छोटी सी हेल्प आपको बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही थी एग्जाम के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आए थे कि मैम एग्जाम अच्छा हुआ। उन सभी बच्चों ने हमें फीडबैक दिया है कि मैम क्वेश्चंस उन्होंने क्या किया, क्वेश्चंस की जो पीडीएफ से क्वेश्चन आ रहे थे ना, वो एज इट इज क्रॉप करके मेरे पास शेयर किया। मैम यहाँ से ये क्वेश्चन आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से, मतलब आपको जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे ना, वो एज इट इज 5 से ज्यादा क्वेश्चन हमारी पीडीएफ से आपको नजर आ रहे थे, है ना। सो यही छोटी सी हेल्प अब हम MCQ 023 में भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है सबसे ज्यादा, यहाँ पर है थ्योरी दी गई है अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग फाउंडर्स ने। तो उन थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, उनके आंसर क्या रहने वाले हैं वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। क्योंकि जैसे 22 में आपको बहुत हेल्प हुई थी, वही मोटिवेशन, वही एनर्जी मुझे आज आपके सामने लेकर आई है 23 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। दिस इज तनु टिप्टान, योर कॉमर्स एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट MCQ 023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर। सबसे पहली बात तो जो आपको माइंड में रखनी है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशंस एंड प्रिपरेशंस के ऊपर, दोनों के ऊपर, बहुत डबल पी के ऊपर आपको फोकस करना है। कैसे? जब भी कभी क्वेश्चंस आ जाए तो उनको लिखने का पैटर्न सही होना चाहिए। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए आपके क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। ये मैंने हर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन कैसे होगा। देन उसके बाद जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसका आपको लिखना है मीनिंग। क्या? मीनिंग लिखना है। देन उसके बाद जो भी मेन कंटेंट है, प्रोसेस पूछी जा रही है, कंपोनेंट पूछे जा रहे हैं, टाइप पूछे जा रहे हैं, फीचर पूछी जा रही है, फैक्टर इफेक्टिंग पूछे जा रहे हैं, लिमिटेशन पूछी जा रही है, डिफरेंस पूछे जा रहे हैं, जो भी है वो मेन कंटेंट में आना चाहिए। देन उसके बाद आपका कंक्लूजन होना चाहिए। ये तो मेन 4 पॉइंट है, ठीक है। पर एज पर द मार्क्स, एज पर द टाइम, एज पर द शीट, आपको उन चीजों को मेंटेन करना है। बच्चे कह रहे हैं कि मैम MCQ 022 का एग्जाम है ना, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेंथी लग रहा था, पार्ट में खेला जा रहा था एग्जामिनर ने हमारे साथ। अरे नहीं बच्चे, मैंने आपको पहले ही बोला था। MCQ 015 में बच्चों ने मिस्टेक की थी, फिर 3 में भी की है। फिर मैंने तुम्हें सजेशन दिया कि बच्चे टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना है, तो ये इसमें भी करनी है। यहाँ पर भी आपको पार्ट्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इसको दिमाग में रख के जाइएगा कि हाँ क्वेश्चन पेपर लेंथ ही आएगा, उसको अच्छे से मैनेज करना है। 3 घंटे के अंदर 180 मिनट के अंदर आपको हर चीज करनी है। गॉट इट? ओके जी। तो चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चंस यूनिट वाइज आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट वाइज आपको डिस्कशन होगी, क्वेश्चंस कैसे हैं और उनके आंसर कैसे रहने वाले हैं। इन सभी जो छोटी छोटी बातें, इनको ऊपर ध्यान देना। ज्यादा मुश्किल नहीं होता पेपर क्रैक करना, इट्स नॉर्मल अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो। सबसे पहला जाता है व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेटजी, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ द स्ट्रेटजी। क्या होता है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना, जैसे कि टुवर्ड द गोल्स, हाउ टू द ऑर्गेनाइजेशन मूव कैसे करती है, उनका रोड मैप क्या होता है। क्योंकि स्ट्रेटजी क्या होती है? एक टोटल रोड मैप होती है ना। तो आप कैसे करेंगे? आपके पास 2 पेन होंगे तो आप इसको अंडरलाइन करके कर सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा के साथ इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि एग्जामिनर को, आपको ये लगे, एग्जामिनर को लगे कि आपका पेपर बच्चे यूनिक है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतने सारे पेपर होते हैं, है ना, आंसर शीट होती है। सो इसमें लेवल पूछे गए हैं, तो लेवल आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो अच्छा लगेगा। और जल्दी पेपर, जितना कहते हैं ना कि जितना कम एग्जामिनर को आप परेशान करेंगे उतने ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो तीनों लेवल को अच्छे से एक्सप्लेन किया, इनके बीच में डिफरेंस भी मैंने बता दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस में तो उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। गॉट इट? चलो, तो नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक, डिस्कस द लेवल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर देखो वापस वही एज इट इज कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, बट लेवल के साथ साथ उन्होंने क्या पूछ लिया? इंपॉर्टेंस पूछ ली जाएगी, ठीक है। सो चीजें एड ऑन होती जाएगी, तो उनके ऊपर फोकस करना है। अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर के हिसाब से आपको ये बताना है, ठीक है। लेवल आपके 3 है तो इजिली आप उनके 5-5, 6-6 पॉइंट बना सकते हो। तो कम से कम 10 से 12 नंबर का ये बता देना और यहाँ पे 5 पॉइंट बता देना, दैट्स फिनिश हो जाएगा। समझ पा रहे? तो अपने अपने बेस पे आपको डिसीजन लेना है एग्जाम के अंदर बैठकर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आप, ये इंपॉर्टेंस हो जाती है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेटजी, सेम एज इट इज क्वेश्चंस, एंड एक्सप्लेन द फीचर्स एंड द नेचर ऑफ द। अब यहाँ पे फीचर पूछ लिया, नेचर पूछ लिया, किसकी? स्ट्रेटजी के, दैट्स इट। नेक्स्ट जाता है आपके पास कि भाई ओके,
डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटेजी एंड द पॉलिसी, स्ट्रेटेजी वर्सेस द टैक्टिक्स, इनके बीच में आपको डिफरेंस को डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी और पॉलिसी का मतलब बताना है, स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स का मतलब बताना है, देन उसके बाद टैबुलर फॉर्म में इनके बीच में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये लिखे हुए हैं, आप इनको कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 क्या कहती है, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक इंटेंट इन द डिटेल। आपको यहाँ पे प्रोसेस से क्वेश्चन आ रहा है, और इवन मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन और बना सकता है। जो आपकी प्रोसेस है ना, इनके 5 पॉइंट्स है, लेट मी शो जस्ट अ सेकंड। ओके, ये आपके हाँ, ये आपकी पूरी प्रोसेस है। ठीक है, इनके अंदर जो पॉइंट्स आएंगे ना, वहां से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं 4 या 5 नंबर में। जैसे कि आपका इंटेंट के अंदर आपके पास ये पॉइंट बन रहे हैं कि आपके पास विजन होना चाहिए, कोर वैल्यू होनी चाहिए, मिशन होना चाहिए, एंड ऑब्जेक्टिव एंड गोल होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यहां से भी स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है। तो इनको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, विद एग्जाम्पल डिटेल में किया है, और जितना हो सके था ना, इमेजेस हो गए, पिक्चर्स हो गए, इनके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि आपको अच्छे से समझ में, क्योंकि वीडियो लेक्चर तो डिटेल में नहीं आई है, फर्स्ट 4 लेक्चर्स की आई है, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में दिया हुआ है, तो इनको अच्छे से करके जाना है। ओके, चलो तो नेक्स्ट जाता है, ऑब्जेक्टिव एंड द गोल आर द मेजरेबल फॉर्म ऑफ द टारगेट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रोसेस ऑफ द सेटिंग द ऑब्जेक्टिव इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। आपको ऑब्जेक्टिव और गोल के बारे में पूछा जा रहा है, और उसकी प्रोसेस क्या है, और ये आपको बताऊं तो आपकी जो इंटेंट वाला जो प्रोसेस है ना, उसी का ही आपका 3rd से 4th पॉइंट है। गॉट इट? चलो, तो तभी कह रही हूं मैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रेटेजिक जो आपकी एनालिसिस है क्या होती है, लिख देना है, शॉर्ट में आया है, बट मैंने इसको प्रॉपर बताया गया आपको। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट जाता है आपके पास व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, हाउ आर दे सेट, किस तरीके से इनको हम सेट करते हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑब्जेक्टिव की। गोल के साथ तो डिफरेंस तो पूछा जा चुका है, अब यहाँ पे इसको इंडिविजुअली क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। तो अगर वो टॉपिक जो ऊपर मैंने आपको बताया उसकी जो प्रोसेस में है वो आपको क्लियर होगा, तो डेफिनेटली आप इसको इजीली डिजाइन कर सकते हैं। कोई मुश्किल पेपर नहीं आता, बट हाँ, एक अप्रोच है, एक स्ट्रेटेजी है जो आपको भी अपने एग्जाम में अप्लाई करनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट जाता है स्ट्रेटेजिक इन ग्लोबल कंटेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट इज द पिस्टल। पिस्टल को जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिटेल में, मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके पॉइंट्स पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो पिस्टल की जो फुल फॉर्म अगर बात की जाए, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशोलॉजिकल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, लीगल हो गया, एंड इकोनॉमिक्स हो गया, इनके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेप बतानी है किस तरीके से इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये ग्लोबल लेवल पे भी हो सकता है, ये माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है, और एक हमारे पास नॉर्मली हमारे डोमेस्टिक पॉइंट से भी बात की जा सकती है। ठीक है, अच्छा जी। डिस्क्राइब द EPRG फ्रेमवर्क। EPRG दैट मींस एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक। यहां पर ये कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है और इंडिविजुअल में भी पूछा जा चुका है, तो मैंने इसको कंबाइन करके आपको बता दिया। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। लिखना कैसे, इस PDF के थ्रू आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को आंसर समझाऊं, देन उसके बाद, क्योंकि मैंने जस्ट केवल 4 यूनिट को ही आपको एक्सप्लेन किया है, सो उनको आप देख सकते हैं, वहां से थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा, तो देन उसके बाद आप बाकी के चैप्टर्स इजी हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, कभी कहूं कि नहीं मुश्किल है, पर हाँ थोड़ा टेक्निकल है, चीजें अप्रोचेज में आ रही है। ओके ओके, यूनिट नंबर 4 जो क्या कह रहा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। क्या कहता है, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल मॉडल ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अंदर आपके 4 कंपोनेंट आ रहे हैं, वो आपको एक्सप्लेन करनी है, दैट्स इट। what is the external factor evaluations matrix। यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल में यही आएंगे आपके पास, मैट्रिक्स है एक्चुअली ये। कंपिटिटिव एनालिसिस के अंदर आपसे सबसे ज्यादा पोर्टर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल बताइएगा, कंपिटिटिव एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, कंपिटिटिव फोर्स से पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन आया समझ में? लिखना कैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आ जाता है आपके पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सिनेरियो प्लानिंग, डिस्कस द स्टेप ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिनेरियो प्लानिंग एंड आल्सो एक्सप्लेन द सोशल मीडिया कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड द कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। पता है कैसे है, क्वेश्चन के ना बढ़ाया जा रहे हैं, बाकी चीजें सेम पूछी जा रही है।
फर्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आस्क किया गया था एग्जाम के अंदर, तो जस्ट ओनली इस तरीके से पूछा गया था कि भाई सिनेरियो प्लानिंग से मतलब क्या है। देन उसके बाद उसके स्टेप जोड़ दिए गए, उसके बाद आपकी सोशल मीडिया के इम्पैक्ट जोड़ दिए गए, और कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग एंड द सिनेरियो प्लानिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट जाता है आपके पास, हाँ, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसकी सिनेरियो प्लानिंग की मैट्रिक्स है, इसको अच्छे से करके आना, क्योंकि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ तुम्हें पेपर आता है और तुम्हें नंबर देने हैं, दैट्स इट। और जितना हो सके चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करना, चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, क्योंकि जितना ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन होगी, बेटर आपकी हैंडराइटिंग होगी, तो उतना ज्यादा चांसेस है कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि ये कहते हैं ना कि एक दिन में अच्छे मार्क्स, ये दिन, अरे नहीं भाई, ट्रिक्स होती है चीजों को लाने के लिए, आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी भी मैटर करती है। ये नहीं है कि हाँ मैं ये कहूँ कि नहीं तुम इस पीडीएफ से पढ़ोगे तुम्हारे 100% 100 में से 100 नंबर, भाई मैटर करता है कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो। मैंने तो छोटी सी हेल्प की है, ठीक है, तो आप उस चीज को एक्चुअल में परफॉर्म कीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट आता है इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द पोर्टर 5 फोर्स फ्रेमवर्क एंड यूज इट्स एनालिसिस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑफ योर चॉइस। अब आपको मैं बताऊं ना, यहाँ पे 5 फोर्स मॉडल के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, उसको रिलेट कर देंगे कभी किसी इंडस्ट्री से, कभी किसी इंडस्ट्री से। सो आपको ध्यान में रखना है कि एग्जाम पॉइंट्स आपके वही 5 आने वाले हैं, बट ध्यान रखना कि जिससे पूछा जा रहा है उसके थ्रू आपको उसका एग्जाम्पल देना आना चाहिए, और वो तब आएगा जब इनके 5 पॉइंट को आपका मतलब पता होगा। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है पोर्टर के 5 फोर्स फ्रेमवर्क क्या होता है। ये 5 फोर्स है ये वाले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस वन इज द फिफ्थ। ये पांचों के ऊपर अलग अलग से भी क्वेश्चंस बहुत बार बने हैं, सो इनको अच्छे से करके जाना है। गॉट इट। चलो तो फिर नेक्स्ट जाता है आपके पास, इनके ना मैंने फैक्टर इफेक्टिंग भी लिख दिया कि इन किन चीजों से ये इफेक्ट होते हैं। यूनिट नंबर 6 से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द स्वॉट एनालिसिस एंड हाउ टू परफॉर्म एज अ स्वॉट एनालिसिस इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड आल्सो डिस्कस इंटरनल फैक्टर्स इवैल्यूएशंस मैट्रिक्स। आपको नजर नहीं आया तो आप देख सकते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन बन सकता है, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो चलो ये जो बॉक्स है बिल्कुल अच्छे से बनाकर आना। मैंने कहा है ना कि इस पीडीएफ में आपको हर तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, कैसे पेपर में अटेम्प्टेशंस होनी चाहिए, हर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसोर्स बेस्ड व्यू एंड द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के बारे में बात की जा रही है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को एक साथ पूछा गया है, सेम नहीं है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, कभी ये कहे कि मैम CSF क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में तुमसे पूछ ले, तो नहीं आता है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैल्यू चेन फ्रेमवर्क, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द वैल्यू चेन प्रोसेस। बिल्कुल सिंपल सी है, आपकी एक प्राइमरी रिसोर्स होता है और एक आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, दो एक्टिविटी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसे हम सपोर्टिव भी कहते हैं। वो प्रोसेस बतानी है, इस प्रोसेस को मैंने ग्राफ के थ्रू, इमेजेस के थ्रू भी बता दिया, सो सिंपल। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट जाता है आपके पास यूनिट नंबर 7 से बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया एडवांटेज क्या है डिफरेंशिएशन के, एंड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स क्या होती है, और उसकी फिर दोबारा से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है। ओके, यस एवरीवन, सो सिंपल है, इनमें से क्वेश्चंस को उठा के अलग करके आपसे पूछा जा रहा है, आप कर सकते हो। अगर आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना, तो डेफिनेटली आप उनको चीजों को कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आपका OCL से पूछा जा रहा है। OCL का मतलब क्या है, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप से पूछा जा रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट आता है आपके पास यूनिट नंबर 8, दिस इज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी से रिगार्डिंग बात पता है क्या पूछी जा रही है, इसकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड से क्वेश्चन आता है, इसके स्टेप से आता है, इसकी डायमेंशन से आता है क्वेश्चन कि किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को बना रहे हैं कि हमारे कंपटीटर को देख। ओके, सो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ सेम मिलेंगे, बट पॉइंट्स आपको यहाँ पर हर बार डिफरेंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है, यहाँ पे फ्रेमवर्क पूछ ली जा रही है, यहाँ पर आपके डिक्लाइन इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके डायमेंशन से पूछा जा रहा है कि किन किन डायमेंशंस को हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से है कि भाई कंपिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है, और कंपिटिटिव स्ट्रेटेजी को किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है, डिक्लाइन आपकी इंडस्ट्री क्या है, और कंपिटिटिव स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट, मतलब मोस्ट ऑफ इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है अब की बार ये सारा का सारा कंबाइन करके पूछा जा सके। अगर तुम्हें सभी का एक ही सोल्यूशन है, कभी सोच रहे हो अलग है, अगर ये सोल्यूशन तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, जो मैंने लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, मीनिंग, देन उसके बाद प्रोसेस, डायमेंशन, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम लोग इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके,
सो अच्छे से करके जाना है, जितना हो सके प्रेजेंट कर देना है अपने आप को कि हाँ हमें आता है। ओके जी, चलो। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी एंड टाइप ऑफ द कॉम्पिटिटिव मूव के ऊपर क्वेश्चन आया। 2 टाइप्स के मूव होते हैं, 4 नंबर में आया है, ठीक है। तो 2 टाइप्स के मूव होते हैं, वो अच्छे से पढ़ लेना, एक थ्रेटिव होता है, एक नॉन थ्रेटिव होता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट जाता है आपके पास क्वेश्चंस कि डिक्लाइन इंडस्ट्री एंड द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है। ये अलग से पूछा जा रहा था ना ऊपर कि भाई डिक्लाइन इंडस्ट्री क्या होता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या होती है। उन सबके क्वेश्चंस के आंसर मैंने डिजाइन कर दिए लाइन टू लाइन। ओके, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो आपको लिखनी चाहिए एग्जाम में, वो आपको हाईलाइटली मिलेगी। जो जिसके ऊपर आपको पक्का याद करनी है वो रेड कलर में नहीं मिलेगी, जो आपको हाईलाइट करके आनी है, फोकस करना है, वो ब्लैक में मिल जाएगी आपको, ठीक है। मतलब हर चीज मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है, बस आपको पढ़ना है, सब कुछ आपके पास। आपको ये नजर आ रहा है कि हाँ एग्जाम में इजिली कवर हो जाएगा, तो करना तो चाहिए आपको ना, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट के अंदर क्या पूछा जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाँ जी डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकते हैं, ठीक है। तो टाइप मैंने ऑलरेडी बता दी है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये आ सकती है, तो मैंने इसको डाल दिया है। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे पहुंचते हैं कि हाँ जी व्हाट इज द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है, रिट्रीचमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होती है। आपको मैं थोड़ा सा ट्रिक बताती हूँ इसको लर्न करने का, बिल्कुल सिंपल सी है। पहले तो बात आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट टाइप में ही से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे अलग अलग। तो जो पूछे जा रहे हैं ना उनको पहले जो डिटेल में आप लर्न कर लीजिएगा, तो आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना इजिली कवर हो जाएंगे, क्योंकि टाइप ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के ही पार्ट है। जैसे रिट्रीचमेंट स्ट्रेटेजी हो गया, ग्लोबल स्ट्रेटेजी हो गया, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हो गया, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 से 6 स्ट्रेटेजी उनको लर्न कर लो, दैट्स इट, सिंपल। फिर वहीं से क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जा रहे हैं। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट जाता है आपके पास व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच द ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट द रिट्रीचमेंट स्ट्रेटेजी। रिट्रीचमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात की जा रही है, एंड डिस्क्राइब करना है कौन कौन से वेरिएंट है इस स्ट्रेटेजी के अंदर जो हमें इसको यूज करती है। गॉट इट, ओके जी। तो आपको पहले उनका वही बात है ना, उनको उन स्ट्रेटेजी का मतलब पता होगा, तो डेफिनेटली आप इस चीज को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। मेनली इन 2 स्ट्रेटेजी के ऊपर, टाइप ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अंदर से इन 2 स्ट्रेटेजी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है भाई स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होती है और उसके एडवांटेज क्या है, अगर मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही हूँ तो वो क्या रहने वाली है, डिसएडवांटेज क्या है, क्यों कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपैंड नहीं करना चाहती। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, तो आंसर क्या रहने वाले ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं यूनिट नंबर 10 के ऊपर। क्या कहता है, इंप्लीकेशंस बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है और किस तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर अपना खुद का सबका अपना अपना होता है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, शुड द ऑर्गेनाइजेशन हैव द कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ इट्स ओन। डिस्कस करना है, सिंपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट जाता है लीडरशिप स्टाइल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड जरूरी भी है चीजों को समझना। अक्सर आपको ये अदर फदर जो एग्जाम होते हैं ना, यूजीसी नेट हो गया, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, या फिर एचपीएसएससी का हो, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिलेंगे कि लेवल से क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव। गॉट इट। नेक्स्ट आता है वैल्यू एंड एथिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है वैल्यू, क्या होती है एथिक्स, कैसे हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट करेंगे, और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको आंसर रिलेट लगेगा MCQ 024 में जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, ओके जी। यूनिट नंबर 11 आ जाती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्वेश्चंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है और उसके डिफरेंट मॉडल्स क्या है, क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ यहीं से रिपीट हो रहा है कि भाई मॉडल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अकॉर्डिंग कैसे कैसे अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आप यूज करते हैं। दैट मींस रूल, रेगुलेशंस, टर्म, कंडीशंस, प्रिंसिपल्स, इनकी बारे में बात की जा रही है। सभी कंट्रीज के अपने अपने हैं, तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपका हर साल आया है और हर तरीके से पूछे जा रहे हैं। इसके अंदर ये जो मॉडल है ना, तीनों 7 कंट्री है, 7 कंट्री के हिसाब से आपसे ये आपको इसका आंसर देना है। ओके, ये अकाउंटेबिलिटी से भी आ गया, 5 पिलर्स मैंने आपको बता दिए, और ये वाले मॉडल है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनकी फीचर्स, इनकी पॉइंट्स, इनका बेस पॉइंट, इनके बीच में डिफरेंस, सब चीज एक्सप्लेन की है मैंने। ओके, सो जरूर करके जाना बेटे ये वाला क्वेश्चन तो, ठीक है। चलो तो जितना हो सके था मैंने इसको इमेजेस, पिक्चर्स के थ्रू और जो डिफरेंस मैंने आपको बताया है मैंने वो भी दिखाया।
मेजर चैलेंजेस क्या आए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जब हम सेटअप करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में देखो डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे, तो उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट जाता है यूनिट नंबर 12, कंट्रोल के ऊपर बात की जा रही है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑपरेशनल एंड द स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। दोनों के ऊपर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? सेपरेटली भी आ रहे हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या होते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होते हैं, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ रहे हैं। गॉट इट? चलो नेक्स्ट जाता है, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जाता है आपके पास एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑपरेशनल कंट्रोल विद सुटेबल एग्जांपल। आपको उस एग्जांपल भी लिखना है, और ऑपरेशनल कंट्रोल इंडिविजुअल भी आ सकता है जिस तरीके से यहां पे पूछा जा रहा है। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट जाता है और क्या आपको ये स्लाइड याद आई? हमने MCO 07 में भी किया है इसको, अगर किसी ने एग्जाम दिया हो MCO 07, यस MCO 07 में भी एज इट इज आया है रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको फॉर्मूले नहीं याद करने, आपको इनका पैटर्न देखना है कि हाँ कितने टाइप्स के होते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल इजी वे में समझाया, ठीक है। और डिटेल में नहीं करना, इनके बस नाम लिखने हैं, ठीक है, कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी में ये रेशियो आती है, लिक्विडिटी में ये रेशियो आते हैं, सॉल्वेंसी में ये आते हैं, टर्नओवर में, अर्निंग प्रॉफिट रेशियो में अलग अलग रेशियो आती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है आपके पास क्वेश्चंस आपका। ओके, नेक्स्ट जाता है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जा रहा है, तो इसको सिंपल सा समझ लेना। यूनिट नंबर 13 इवैल्यूएशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और मोस्ट ऑफ आपका बैलेंस स्कोर कार्ड इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है कि भाई बैलेंस स्कोर कार्ड होता क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आज हम अपने बिजनेस के अंदर, अपने लेवल के अंदर इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जनरल इन्वायरमेंटल एंड देयर इज अ स्ट्रेटजी के बारे में पूछा जा रहा है, दोनों को रिलेट किया जा रहा है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के बारे में बात की जा रही है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है ना। तो इस सेपरेट भी क्वेश्चंस आया, मैं कभी सोच रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पर हो जाती है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये जो सीरीज है जो मैं आपके लिए मैंने स्टार्ट की थी, फाइनली आज हमारा MCO 023 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि यहाँ से भी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जैसे हमारे MCO 022 के मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे खुश थे और उनके रिस्पॉन्स से मैं भी खुश हो गई थी कि हाँ तुम लोगों ने फीडबैक दिया। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है। फीडबैक होता है, हम उससे बहुत चीजें सीखते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, हमारा तो होता ही होता है। कुछ नेगेटिव बताते हो या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो तो उसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हमें इंप्रूवमेंट करनी है, तो आप लोगों की मदद से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो और आपकी मदद चाहिए, आप अपनी फीडबैक जरूर देना, ठीक है। पेपर कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, मुश्किल था, नहीं आया, बहुत सारे बच्चे देते तो आप भी देना, अगर नहीं दे रहे हो तो प्लीज देना, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन है वो भी बूस्ट होगा, और जो कमियां हैं, ठीक है, जो आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें दीजिएगा, हम उसके ऊपर जरूर काम करेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आप PDF लेना चाहते हैं MCO 023 की, तो आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्लाइड पे नजर आ रहा होगा, इवन डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और ईमेल ID भी आपको नजर आ रही होगी। सो इन दोनों सोर्स के थ्रू आप टीम के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और बहुत मजा आएगा, एग्जाम बहुत अच्छा आएगा। ये कहेंगे कि मैम ऐसा लग ही नहीं रहा था, मुश्किल है पेपर, है ना, जैसे MCO 022 में हुआ था तुम्हारे साथ। चलो तो फिर बाय बाय।